नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा मन मस्तिष्क में बेईमानी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी हो जाते हैं खाली। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में रखी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला। सोलर डिफेंस संयंत्र का किया दौरा। आरएसएस को बताया भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट। कहा फिर अहम पड़ाव पर है देश, 2047 तक बड़े लक्ष्य हैं हमारे सामने। बिहार में गरजे अमित शाह, जंगल राज की दिलाई याद। पटना में अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए की बैठक। चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन, नीतीश के नेतृत्व पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार किए साझा। देशवासियों को भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। जल संरक्षण, खेल और फिटनेस के प्रति देशवासियों को किया जागरूक। चैत्र नवरात्रि के महापर्व की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। नजर आया ईद का चांद। सोमवार को पूरे देश में मनाई जाएगी ईद। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर यात्रा के दौरान कांग्रेस को नक्सलवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस को बेईमान और भ्रष्ट भी करार दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास दिलाया कि राज्य में अब विकास का नया दौर चल पड़ा है। गरीबों को पक्की छत, धान किसानों को उनका हक और महिलाओं को सम्मान सुनिश्चित हो रहा है। यही है मोदी की गारंटी के पूरा होने की गारंटी। बिलासपुर में मौका था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश का। प्रधानमंत्री ने खुद लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए पक्की छत के सपने का मोल क्या होता है वे अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि कांग्रेस के शासन में लाखों लोगों के सपने फाइलों में गुम होकर रह जाते थे। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था। और तब हमने गारंटी दी थी कि ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। कांग्रेस को भ्रष्ट और बेईमानी की मानसिकता वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 33,700 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी। उनकी सरकार अब गांव-गांव तक विकास लेकर जा रही है, जबकि कांग्रेस के शासन में आदिवासी इलाकों तक विकास पहुंचता ही नहीं था। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। वंचितों, पिछड़ों और जरूरतमंदों के विकास के प्रति उन्होंने अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद की समस्या को कांग्रेस की उदासीनता ने ही बढ़ावा दिया था। कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने
60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। उस समय की सरकारों की उदासीनता ये आग में घी डालने जैसा था। विकास का नया दौर नक्सलवाद को खत्म करने और लोगों में नया विश्वास जगाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिए जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उनमें रेलवे की 7 परियोजनाएं शामिल रहीं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य भी बन गया है जहां रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया। अभनपुर से रायपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने NH 130D के दोहरीकरण की आधारशिला रखी, जबकि NH 930 और NH 43 के लेन के अपग्रेडेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। विद्युत उत्पादन और ऊर्जा दक्षता के लिए उन्होंने 9,790 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली NTPC की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना 3 की आधारशिला रखी, जबकि 15,800 करोड़ रुपए की लागत वाली राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। वहीं BPCL और HPCL के लिए पाइपलाइन परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र को समर्पित किया। साथ ही PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 130 स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की योजना का भी शुभारंभ किया गया। बिलासपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बिलासपुर में प्रधानमंत्री ने बस्तर ओलंपिक की एक बार फिर सराहना की। कार्यक्रम में बस्तर से पहुंचे कई युवा खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा कि पहले कभी नहीं सोचा था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का ऐसा मंच भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर की बिल्हा विधानसभा में एक विशाल सभा को संबोधित किया, जिसे सुनने के लिए बस्तर के बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप? हम सभी बस्तर जिले से आए हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस स्टेज पर हमारे बस्तर का जिक्र किया गया और पिछड़े वर्ग को एक मौका दिया गया खेल में अपना टैलेंट दिखाने के लिए, और जो भी अपना जज्बा है वो दिखाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। मोदी जी ने जो बस्तर के लिए तारीफ करी, हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और जो हमें छोटे से क्षेत्र से इस बिलासपुर ज़िले पर बुलाया गया है, जिसे हमने कभी देखा नहीं था, मोदी जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए हम ही। जी, हम मोदी जी को हम कभी नहीं देखे थे, तो हम आज पहली बार आए, बहुत अच्छा लग रहा है। जो ओलंपिक खेल सर कराए उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ सब बस्तर वालों को। बच्ची अभी आई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। खेल के अपने बस्तर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि बाकी छत्तीसगढ़ के बहुत लोग जो है बाहर खेल के आते हैं, तो हमारा बस्तर बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए हम खेल के बहुत आगे जाना चाहते हैं, बस्तर को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितना खुश है? बहुत खुश है मोदी जी, क्योंकि उनका सपोर्ट मिल रहा है और वो पूरी तरह से सपोर्ट दे रहे हैं। नक्सली एरिया है तो अंदर गांव के बच्चे लोग को प्लस उनको हॉस्टल दे रहे हैं, रहने के लिए हर सुविधा दे रहे हैं। बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित इलाके से ये युवा आए थे, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए थे। इनका साफ तौर पे एक बात और कहना है कि बस्तर में विकास हो रहा है और नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। सोमेश पटेल, DD न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नागपुर स्थित स्मृति मंदिर का दौरा किया और RSS के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। इस दौरान उन्होंने संघ के सेवा संस्कार से प्रेरणा लेते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने, पीढ़ियों के बलिदान को सार्थक करने का दृढ़ निश्चय फिर दोहराया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर
मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित आरएसएस के ऊर्जा पुंज पर पीएम मोदी की मौजूदगी ने सभी को अभिभूत किया। उन्होंने कहा कि यह स्थली सभी को राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही उन्होंने आरएसएस को अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट भी बताया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। 2014 में स्थापित यह संस्थान नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराना है। उन्होंने 2025 से 2047 तक के कालखंड को देश के लिए अहम पड़ाव बताया। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है, हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है, हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पर संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पंच तीर्थों में से एक है। दीक्षा भूमि लोगों को गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। नागपुर के स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री का खुलकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरा, वहां पर फूल बरसाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। स्मृति मंदिर पहुंचकर आद्य सरसंघ चालक और द्वितीय सरसंघ चालक को पुष्पांजलि अर्पित करना, दीक्षा भूमि पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करना, माधव नेत्र चिकित्सालय के विस्तारित परिसर से कार्यांजलि अर्पित करना, सोलर डिफेंस सिस्टम के शस्त्रागार का दौरा और मानव रहित विमानों के हवाई पट्टी का लोकार्पण। प्रधानमंत्री के दौरे में सबल और सशक्त राष्ट्र निर्माण के सभी आयाम थे और इन सबके पीछे एक ही ध्येय वाक्य रहा, परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम, यानी इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर स्थापित करें। कैमरा पर्सन सुनील और अपने सहयोगी शिशिर शेलार और योगेश शीतल के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, नागपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की शस्त्रागार सुविधा का दौरा किया। उन्होंने मानव रहित विमानों यूएवी के लिए नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोइटरिंग म्यूनिशन व अन्य निर्देशित युद्ध सामग्री का परीक्षण करने के लिए लाइव म्यूनिशन और वारहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन भी किया। आत्मविश्वास से भरे एनडीए ने बिहार में 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बिहार दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री ने फिर दोहराया कि राज्य में आगामी चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़े जाएंगे। अमित शाह के 2 दिनों के बिहार दौरे ने साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सियासत तेज कर दी। उन्होंने इस दौरान बिहार को न सिर्फ 800 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी, लोगों को लालू यादव के जंगल राज और कुशासन की याद दिलाकर चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर
भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है, जिसकी झलक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में साफ दिखी। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह पटना के बापू सभागार में आयोजित राज्य सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए और सहकारिता विभाग की 823 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन शाह का फोकस सिर्फ विकास योजनाओं तक नहीं रहा। गोपालगंज की जनसभा में उन्होंने मोदी सरकार की जमकर सराहना की, सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया और वहीं जनता को लालू प्रसाद यादव के कथित कुशासन और जंगल राज की याद दिलाने से भी नहीं चूके। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 3 करोड़ 52 लाख लोगों को हमने 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधाएं दी। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जंगल राज के आरोपों पर आरजेडी चुप्पी साधे है, लेकिन विकास कार्यों को लेकर पार्टी और लालू फैमिली अपना बचाव करती नजर आई। कोई पूछे कि बिहार में क्या है तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया, 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। वहीं सीएम नीतीश कुमार अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनवाने के साथ ये बताना नहीं भूलते कि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल न उठाए जाएं। अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि पार्टी के ही कुछ लोगों के कहने पर उन्होंने एनडीए छोड़ा था और उन्होंने एक बार फिर ऐसी गलती न करने की बात दोहराई। हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। वहीं पटना में सीएम आवास में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें घटक दलों के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक में ये फिर से दोहराया गया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही राज्य में चुनाव लड़ा जाएगा। इस बैठक में चुनावी रणनीति और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। साथ ही 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 225 सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया गया। अमित शाह के बिहार दौरे से एनडीए की डबल रणनीति साफ नजर आ रही है। पहला, एनडीए सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाना और दूसरा, आरजेडी और लालू प्रसाद के कुशासन और जंगल राज की जनता को बार बार याद दिलाते रहना। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्या रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए? बने रहिए हमारे साथ। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी आफ्स्पा को मणिपुर के पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया है। हालांकि 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा राज्य के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में भी आफ्स्पा को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं नागालैंड में भी आफ्स्पा का विस्तार किया गया है। इसे 8 जिलों और राज्य के अन्य 5 जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह विस्तार 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और अगले 6 महीनों के लिए लागू रहेगा। आज से नव संवत्सर की शुरुआत हो गई है।
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए देश भर में मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। नव संवत्सर भारतीय पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में नई उमंगें और खुशियां लेकर आता है। चैत्र नवरात्रि के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के मंदिरों में माता के जयकारे गूंजते रहे। माता वैष्णो देवी के दरबार की अलौकिक साज सज्जा ने जहां श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कुछ ऐसी ही तस्वीर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में दिखी। भक्तगण सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए कतारों में लगकर आराधना में लीन रहे। वाराणसी के अष्टभुजा माता मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला पर्व है। इसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो शक्ति, साहस, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। शेरा वाली दा बोल सचे दरबार की जय। आराध्या दर्शन हो गए आराधना को? हो गया। क्या मांगा माता रानी से? दादू को ठीक कर दो। माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत। और इस बार एक बहुत अच्छा मंदिर के अंदर एक चीज देखने को मिली है कि महिला सेवादारों को ना बाहर दिया गया अंदर का। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री कहा गया। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है और यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा हुआ है। और जो भी भक्त आज इनकी पूजा और अर्चना विधि विधान से करता है, उनकी माँ भगवती मनोकामना पूरी करती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखकर माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि आत्मशुद्धि, तपस्या और संयम का भी पर्व माना जाता है। डॉक्टर शिव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार हो गया है। लखनऊ, पटना समेत कई शहरों में ईद का चांद दिखाई देने के साथ ही साफ हो गया है कि देश भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि आज यानी 30 मार्च को चांद दिख गया है और ईद उल फितर 31 मार्च को मनाई जाएगी। ईद के दिन सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। ईद उल फितर का त्यौहार न सिर्फ खाने पीने और नए कपड़े पहनने तक सीमित है, बल्कि ये हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की सीख भी देता है। इसकी वजह से ही ईद की नमाज से पहले सदकाए फितर दान देना ज़रूरी होता है, जिससे गरीब लोग भी ईद मना सकें। मरकजी चांद कमेटी तंग लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 रमज़ान मुबारक मुताबिक 30 मार्च 2025 को लखनऊ में ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया है। लिहाजा कल यानी कि 31 मार्च 2025 को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फितर मनाई जाएगी और हमारे यहाँ ईदगाह लखनऊ में ईद उल फितर की नमाज सुबह 10 बजे होगी। इस मौके में मैं तमाम अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईद के मौके पर चलाए जा रहे सौगात-ए-मोदी के तहत आज नवीन शादरा में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गरीब ज़रूरतमंद मुस्लिमों को सौगात-ए-मोदी किट वितरित की गई। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में गरीब मुस्लिम भी ईद का त्यौहार खुशी से मना सकें, इसकी फिक्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य किए हैं, जो भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे। आपको बता दें कि सौगात-ए-मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी द्वारा पिछले सप्ताह दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया स्थित गालिब एकेडमी से किया गया था, जिसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में भी इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं।
दिल्ली के जयपुर पोलो मैदान में आज खेले गए आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप के फाइनल में रजनीगंधा अचीवर्स ने जिंदल पैंथर्स को 6-3 से हरा दिया। इस मैच में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। दोनों टीमों के बीच शानदार मुकाबले को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक भी मौजूद थे। जिंदल पैंथर्स की तरफ से भाजपा सांसद नवीन जिंदल भी खेल रहे थे और उन्होंने अपनी टीम को जिताने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास काफी नहीं था। बीते कुछ वर्षों में पोलो का खेल काफी लोकप्रिय हो रहा है और युवा इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। नवीन जिंदल ने कहा कि अगर भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा तो हो सकता है कि 100 साल बाद पोलो को फिर से ओलंपिक में शामिल किया जाए। चाहता हूं कि 2036 में पोलो दोबारा से ओलंपिक्स में आए, क्योंकि 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में पोलो था। तो इसलिए 100 साल के बाद और इन 100 सालों के अंदर चाहे वो हवाई जहाज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सब तो बेहतर हुई हैं। तो आज ये कहना कि क्यों नहीं हो सकता, तो ये आराम से हो सकता है। तो इसके लिए हम प्रयासरत करेंगे और ख़ास करके क्योंकि ख़ास करके पोलो भारत की देन है पूरे विश्व को। तो इसलिए 1936 में ये ओलंपिक्स हुआ था बर्लिन में। अब 100 साल के बाद जब भारत इसको मेज़बानी करेगा, ये बहुत ऐतिहासिक होगा कि अगर उसमें पोलो भी शामिल हो। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।